आज हम तीसरे अध्याय का आरंभ करते हैं, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। इनमें हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो पहला बिंदु है नई विश्व व्यवस्था, दूसरा है सैन्य अभियान, और तीसरा है क्लिंटन का दौर, और चौथा है वर्चस्व या हेगमनी। अब पांचवा बिंदु है इसके अंदर भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध है। हम चालू करते हैं नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे ही 1991 में सोवियत संगठन का विघटन होता है और विश्व में अमेरिका की जीत होती है, यहीं से कहते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का आरंभ हो। और यहीं पे दो संस्थाओं का महत्वपूर्ण जो वर्चस्व निकल कर सामने आता है, वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को। इसी के साथ 1990 में जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, जहां इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया जिसका नेतृत्व किया अमेरिका ने। 34 देशों की सेना भेजी गई इसमें, और इसका नेतृत्व किया था सोजन कोव ने, जो अमेरिका सेनापति था। और इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत इराक से कुवैत को मुक्त कराया गया। और यहीं से कह सकते हैं कि हम इस युद्ध को, किसी ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, किसी ने वीडियो गेम की संज्ञा दी, और यहीं से नई विश्व व्यवस्था का आरंभ होता है। कह सकते हैं विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया, मुक्त अर्थव्यवस्था का बढ़ावा मिला, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, लोगों ने आरामदायी जिंदगी जीना पसंद किया। कह सकते हैं कि नीली जींस का प्रचार चारों तरफ फैल गया। और यहीं से इस प्रथम खाड़ी युद्ध के विजय के बावजूद भी अमेरिका राष्ट्रपति ब्रूस चुनाव में हार गए 1912 में क्लिंटन के द्वारा। कारण, क्लिंटन के द्वारा चुनाव क्यों हारे? कारण पहला था, क्लिंटन ने विदेशी मुद्दों के स्थान पर घरेलू मुद्दों को वरीयता दी। यहाँ तक कि सैन्य अभियानों के स्थान पर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बल दिया। और इन्होंने अपने कार्यकाल में 2-3 सैन्य अभियान किए। पहला सैन्य अभियान किया 1999 में, जहाँ कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के द्वारा एक आंदोलन जारी किया जा रहा था, और यहाँ पर युगोस्लाविया की सेना द्वारा हमला किया गया। कोसोवो को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के द्वारा सेना भेजी गई। दूसरा, केनिया और तंजानिया। केनिया और तंजानिया में क्या हुआ कि केनिया और तंजानिया की सेना द्वारा अमेरिका के दूतावास पर हमला किया गया, और इसके विपक्ष में अमेरिका ने यहाँ पर भी बमबारी की। इसके बाद एक और अभियान चलाया गया, ऑपरेशन इनफाइनाइट। ऑपरेशन इनफाइनाइट सीधा था अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन है, जो सूडान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था, इस क्षेत्र में अल-कायदा को नष्ट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इनफाइनाइट। इसके बाद 9/11 की घटना घटी, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और यहाँ पर अब नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यहाँ पर अल-कायदा, जिसे कहते हैं ओसामा बिन लादेन या तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों ने 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर अमेरिका की 4 महत्वपूर्ण बिल्डिंगों पर हमला किया। पहला, इन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उत्तरी और दक्षिणी टावर पर दो फ्लाइट टकराई गई, व्यावसायिक मिसाइल टकराई गई, या कह सकते हैं 2 फ्लाइट टकराई गई। दूसरा उन्होंने किया पेंटागन, जो सैनिक अड्डा था या दूतावास था। तीसरा, कांग्रेस की मुख्य भवन पर हमला किया। यानी 4 व्यावसायिक फ्लाइट का वो जो सीधा टकराव अमेरिका की बिल्डिंग से हुआ। पहला हुआ था न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पार्क पे, दूसरा पेंटागन दूतावास पर, और तीसरा कांग्रेस भवन। अब इस हमले की तुलना की जाती है 1814 में, जब इंग्लैंड के द्वारा वाशिंगटन डीसी पर आग जलाई गई थी चारों तरफ। दूसरा कहा जाता है पर्ल हार्बर के जापान के द्वारा जो अमेरिका के पर्ल हार्बर जहाज पर हमला किया गया था 1941। ऐसी घटना से तुलना की जाती है 9/11। इसे 9/11 की घटना भी कहा जाता है 2001। इसके बाद अमेरिका ने एक तरह का खुला ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया, जिसके तहत ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का टारगेट रखा, यानी तालिबान को मूल रूप से नष्ट करने का कार्य किया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट फ्रीडम के तहत, जो चलाया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तहत। इसके बाद एक और 2003 में अभियान चलाया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कुछ भी नहीं था, सद्दाम हुसैन की तानाशाह शासन प्रणाली के विरुद्ध चल। इस युद्ध में कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मना कर दिया था कि अमेरिका यहाँ पर कोई हमला नहीं, फिर भी अमेरिका ने ये दावा किया गया कि इराक द्वारा एक
नर नर जाति संहार के लिए हथियारों का निर्माण किया जा रहा है और उन रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए क्या चला गया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और सद्दाम हुसैन ने नारा दिया कि 100 जंगों के हिसाब से एक जंग ही बेहतर है। इस युद्ध में सद्दाम हुसैन मारा गया। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन पहला ऐसा तानाशाह व्यक्ति था जिसके आसपास हमेशा महिला सेवक रहती थी, यानी कह सकते हैं उसका अधिकतर बॉडीगार्ड महिला थी या सुरक्षा कर्मचारी यानी एक ऐसा जमाना जब महिलाओं को पुरुष विश्वास करे नहीं करे, पर सद्दाम हुसैन सबसे ज़्यादा भरोसा करता था महिलाओं पर। इसके बाद एक नया अमेरिका का दौर आया, हमने पढ़ा हैगमनी। हैगमनी होता है वर्चस्व। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया था किस राज्य का राजनीतिक या वर्चस्व या प्रभुत्व है, यानी अनेक राज्यों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, किसमें नेतृत्व की क्षमता है या किसका प्रभुत्व है। पर वर्तमान समय में इसका 1990 के बाद ये माना जाता है कि ये विश्व राजनीति में किसका वर्चस्व है। 1900 में पहली बार MBA का कोर्स को चलाया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को पूर्ण रूप से संपन्न बनाना, शीत युद्ध की घटनाओं में उभर कर सामने आना, शीत युद्ध का अंत होने के बाद अमेरिका विश्व का एकमात्र शक्तिशाली देश होना, इसी से कहते हैं विश्व राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा, अमेरिका। यही होता है वर्चस्व। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व नहीं किया, वरन आर्थिक क्षेत्र में भी वर्चस्व किया, मुक्त अर्थव्यवस्था का स्थापना की। इनकी सैन्य व्यवस्था इतनी भयानक है कि दुनिया के जो 12 देश अपनी सैनिक व्यवस्था पे जो खर्चा करते हैं ये अकेला अमेरिका करता है। विश्व बैंक में सबसे ज़्यादा दान देने वाला है, अंश देने वाला अमेरिका है। यहाँ तक कि उन घरेलू उद्योग GDP प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया से बेहतर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूरा ताम जोड़ या कह सकते हैं पूरा अमेरिका के हाथों में। यानी ये कहते हैं कि अगर अमेरिका को छींक आ जाए तो पूरे विश्व को जुकाम लग जाएगी। इतनी बड़ी व्यवस्था में सिर्फ एक ही तानाशाह, वो कह सकते हैं अमेरिका। इसीलिए कहते हैं हैगमनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, अमेरिका के लिए। वर्तमान में इसका मतलब होता है विश्व राजनीतिक व्यवस्था में किसकी वर्चस्व, वो है अमेरिका का वर्चस्व। परंतु धीरे धीरे इस वर्चस्व के बीच जहाँ विश्व 2 ध्रुवीय से 1 ध्रुवीय हुआ, अब वर्तमान के दौर में इस हैगमनी की संस्था तोड़ा जा रहा है। जैसे गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका, भारत की भूमिका, जिन्होंने एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व की ओर कदम रखा है। और यहाँ कैसे ब्रिक्स जैसी संस्था की स्थापना होना, यूरो संगठन की स्थापना होना, सार्क होना, आसियान होना, ऐसे संगठनों की स्थापना होने से एक ध्रुवीय व्यवस्था को थोड़ा ये कह सकते हैं कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अब देखा जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच क्या, भारत और अमेरिका के संबंध शुरू से ही अच्छे थे। प्रधानमंत्री जब नेहरू शुरुआत में, तो उस समय शुरुआत में नेहरू जी का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, परंतु 1955 के बाद भारत को भी लगा कि हमको औद्योगिक विकास करना है। इस औद्योगिक विकास के कारण भारत ने अधिकतर झुकाव किया अमेरिका की तरफ। और हमारे 65% सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है अमेरिका में, और करीब माना जाता है कि 30 से 35% लोगों को रोजगार देता है जो अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के रूप में रहते हैं। इसके बाद 1955 के बाद हमारा अमेरिका के बीच अच्छा संबंध रहा, व्यवसाय संबंध। परंतु भारत चीन के समय संबंधों में कुछ कड़वाहट पैदा हुई। उसके बाद पुनः जब परमाणु परीक्षण किया तभी भी कड़वाहट थी। पर धीरे धीरे अमेरिका को लगा कि भारत हमारा एक शत्रु देश न होकर एक अच्छा मित्र देश है। इसके बाद भारत और अमेरिका परमाणु संपन्न समझौते हुए, जिसको परमाणु 1, 2, 3 समझौता कहते हैं। मनमोहन सिंह का बहुत बधाई हो। आज ट्रंप ने लगातार भारत के साथ संबंध स्थापित किया। हम कह सकते हैं आज कोरोना जैसी महामारी के टाइम भी भारत ने अमेरिका को दवाई सप्लाई करी। इसलिए कह सकते हैं कि आज भारत उभरती अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका अपना हाथ आगे बढ़ाना चाह रहा है। थैंक यू।